तो ये लास्ट क्लास में हमने ये कर लिया था कि जैसे ही हमारा कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा तो उसमें से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज निकल सकती है। और उसी के बेसिस पे हमने सोडी फिजेंस लॉ भी कर लिया था कि अगर किसी भी मतलब न्यूक्लियस से अल्फा रेज बाहर निकल रही है तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। भाई क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? यस सर। मैं एक बार सोडी फिजेंस लॉ रिकॉल करा रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा था सोडी फिजेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास नंबर ए और इसमें से अल्फा रेज अगर बाहर निकल रही है तो हमारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है और जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। और सिमिलरली अगर इस एलिमेंट में से बीटा रेज बाहर निकल रही हैं तो बीटा रेज की वजह से एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? एटॉमिक नंबर +1 हो जाएगा क्योंकि अगर कोई नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो मतलब हमारी बॉडी उतनी पॉजिटिव चार्ज भी हो रही है। और मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, तो उसको हम कंसीडर करते ही नहीं है। निशांत बिल्कुल ठीक। फिर लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था लास्ट वाला इज गामा रेज। अगर किसी भी एलिमेंट में से गामा रेज निकल रही हैं तो गामा रेज के पास तो ना कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है, वो तो फोटॉन्स है, ना कोई मास ना कोई चार्ज। तो इसलिए किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विल रिमेन सेम। चेक करो यहां तक की बातें बिल्कुल क्लियर है, तो अब आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल मैडम। यस सर। चलो डन। तो भैया लिखो नेक्स्ट हेडिंग। और ये हमारा आज का जो भी है चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। लिखो हेडिंग रेडियो एक्टिव डिके लॉ। रेडियो एक्टिव डिके लॉ। एक मिनट। हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं। भैया रेडियो एक्टिव डिके लॉ में बेसिकली ये दिया है हमारे रदरफोर्ड ने। एग्जांपल से समझना। भाई सपोज मैं कह रहा हूं कि ये मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, ये मैंने कोई एक एलिमेंट लिया और इसके अंदर हमारे मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बहुत सारे न्यूक्लियस है। ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं ये न्यूक्लियस है। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। नहीं ऋतिका, कैमरा क्यों ऑन करना है भैया? रिपीट। भाई रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अगर ये मैं कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ले रहा हूं और उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। भाई मैं कह रहा हूं कि ये सारे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस है। तो अगर हैवी न्यूक्लियस है तो मतलब ये न्यूक्लियस टूट रहा होगा और कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो ये न्यूक्लियस टूट रहा है, क्या ये न्यूक्लियस किसी ऑर्डर में टूटेगा या ये न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन पूरा रैंडम होगा? रैंडम डिसइंटीग्रेशन। भाई केमिस्ट्री और बायो क्लास में आप कैमरा ऑन करते हो? यस सर। नो सर। भाई ये कब से होने लग गया कि कैमरा ऑन करवाने लग गए आप लोगों के? सर बच्चे अपनी मर्जी से करते हैं। अच्छा फिर ठीक है भैया, आपकी मर्जी है। डन। तो भैया याद रखो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो भी ये हमारा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होगा, ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस पूरा का पूरा रैंडम होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारा जो भी ये डिसइंटीग्रेशन होगा वो पूरा का पूरा रैंडम होगा। रैंडम इन द सेंस मींस अगर मैं यहाँ पे कुछ न्यूक्लियस को नंबर दे दूं 1 2
3 4 5 6 इस तरीके से। तो भैया हमारा पहले कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा, ये प्योरली एक मैटर ऑफ चांस है भाई, किसी का भी नंबर पहले आ सकता है, कोई भी कभी भी टूट सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि पहले 6 नंबर टूट जाए, बाद में 3 नंबर, बाद में फिर 1, ऐसे कुछ भी रैंडम ऑर्डर हो सकता है, ये डिसाइडेड नहीं हो सकता। ये प्योरली मैटर ऑफ चांस है कि भैया डिसइंटीग्रेशन कब किसका होगा। भैया दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा फिजिकल और केमिकल कंडीशंस के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। रिपीट कर रहा हूं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। सिंस ये इंडिपेंडेंट है फिजिकल और केमिकल कंडीशंस, तो मतलब आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करा सकते, ना तो आप इसको एसिलरेट करा सकते हो, ना तो आप इसको रिटार्ड करा सकते हो। आप इस न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। भैया चेक करो, क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार लास्ट पूरा क्विक रिकॉल कर रहा हूँ। भाई रदरफोर्ड ने क्या कहा कि डिसइंटीग्रेशन करेगा, तो सबसे पहली बात इतना तो पता चली गया कि डिसइंटीग्रेट करेगा तो भैया इसमें से अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज निकलेगी। अब जो ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा रैंडम है, इसमें हमारा कोई ऑर्डर नहीं फॉलो होता, कभी भी कोई भी न्यूक्लियस टूट सकता है। और दूसरा पॉइंट कि भैया जो ये न्यूक्लियस का टूटना है, ये फिजिकल और केमिकल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ना तो हम इसको एसिलरेट करा सकते हैं, मतलब ना तो हम इस इंटीग्रेशन प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस को ना तो हम फास्ट करा सकते हैं, ना तो हम स्लो करा सकते हैं, ये अपने हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं यार, हम तो ये फाइंड करना चाहते हैं कि भैया ये न्यूक्लियस कितनी देर में टूट रहे हैं, ताकि मेरे को एक सब्सटेंस की लाइफ पता चल जाए। क्या ये वाली पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. भाई जैसे मैं फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, भाई मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास न्यूक्लियस से बहुत सारे, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि यार कितने टाइम में कितने न्यूक्लियस टूट रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे मेरे को उसकी रेडियो एक्टिविटी लाइफ पता चलेगी कि भैया ये सब्सटेंस की पूरी लाइफ कितनी है। तभी तो मेरे को पता चलेगा ना कि मैं इससे कितने दिनों तक, कितनी देर तक एनर्जी ले सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ भैया, जैसे अगर आप एक एग्जांपल लो, पोलोनियम। पोलोनियम हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, लेकिन पता है इसकी की पूरी लाइफ कितनी होती है? इसकी की पूरी लाइफ अप्रोक्सीमेटली 10⁵ सेकेंड्स तक की होती है। तो अगर इसकी लाइफ 10⁻⁻5 सेकेंड्स तक की है, तो क्या ये कभी भी आप इसको मतलब नेचर में देख भी सकते हो? No, sir. No, sir. तो भाई बिल्कुल यही, जब इसकी लाइफ इतनी ज्यादा छोटी है तो आप इसको नेचर में कैसे देखोगे? तो आप इससे इतनी ज्यादा मतलब ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी ले ही नहीं सकते, तो ये मेरा किसी यूज का निकलेगा ही नहीं। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी न्यूक्लियर एनर्जी मेरे को काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक मिले, तभी तो मैं उसका एडवांटेज उठा सकता हूँ। अगर कोई एकदम से एनर्जी देके खत्म हो जाएगा, तो उस इतनी सी एनर्जी एकदम से मेरा कोई यूज नहीं निकलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बात करूं यूरेनियम की, भैया यूरेनियम की जो एनर्जी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁹ ईयर्स। तो इसलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा हो जाता है? यूरेनियम हो जाता है कि भैया इससे तो मैं पूरे अपने मतलब अपने क्या अपने पुश्तों तक की एनर्जी तक का जुगाड़ कर सकता हूं मैं। समझ रहे हो ये बात? पूरी लाइफ स्पैन तक की एनर्जी का जुगाड़ कर सकता हूं मैं इसमें। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. यही फाइंड करना चाहते हैं कि भैया किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की लाइफ कितनी है, और ये लाइफ हमें तभी पता चलेगी जब हमें ये पता चल जाए कितनी देर में कितने न्यूक्लियस टूट रहे हैं, तो भैया तभी हम उसकी लाइफ डिसाइड कर सकते हैं। तो भैया रदरफोर्ड ने कहा ऐसे तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। उसने कहा एक तरीका है। एक तरीका क्या है? उसने कहा कि यार प्रोबेबिलिटी वाला मेथड अडॉप्ट करो। प्रोबेबिलिटी वाला मेथड क्या? कि आप ये पता करो कि कितनी देर बाद मेरे कितने न्यूक्लियस बच रहे हैं। अगर मेरे को ये पता चल जाए कितनी देर बाद मेरे कितने न्यूक्लियस बच रहे हैं, तो उससे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि आपकी रेडियो एक्टिविटी लाइफ कितनी होगी। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. yes, एक sir. बार रिपीट कर देता हूँ। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि किसी तरीके से ये पता लगाओ कि कितनी देर बाद आपके कितने कितने न्यूक्लियस बचते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने कहा इनिशियली मेरे पास कितने न्यूक्लियस थे, 7 न्यूक्लियस थे। अब भैया मैंने देखा 1 मिनट बाद सिर्फ 4 न्यूक्लियस बचे। मैंने देखा कि भैया 2 मिनट बाद 3 न्यूक्लियस बचे हैं। तो इससे एक एस्टीमेट तो लगाया जा सकता है ना कि भैया हमारे ये टोटल के टोटल 7 न्यूक्लियस कितनी देर में टूटेंगे। Yes, sir. एक Yes, रफ sir. आइडिया लगाया जा सकता है। तो बस रदरफोर्ड ने यही कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि भैया आप है ना किसी तरीके से बस ये पता करते रहो कि कितनी देर में हमारे कितने न्यूक्लियस बचते जा रहे हैं, 1 मिनट बाद कितने, 2 मिनट बाद कितने, 3 मिनट बाद कितने, ऐसे आप उसको कैलकुलेट कर लो तो आपको किसी भी मटेरियल की लाइफ पता चल सकती है। तो आओ वही मेथड ऑफ फाइंड करते हैं। भाई उसने क्या कहा कि एन नॉट को क्या अज्यूम करो, एन नॉट ले लो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली, number of nuclei present initially. Similarly n क्या ले लो, n ले लो number of nuclei remaining after time t. चेक करो यहां तक क्लियर है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पहले कितने न्यूक्लियस थे, 7, तो वो n नॉट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे उसको मैं किससे डिनोट करूंगा, n से डिनोट करूंगा। तो यार रदरफोर्ड ने सीधी सीधी एक स्टेटमेंट क्या कही, dn/dt। मेरे को बताओ dn/dt का मतलब क्या हुआ। Number of nuclei remaining after time. बिल्कुल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस हो गया कि भैया हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे लगा दूंगा माइनस साइन। माइनस साइन क्यों, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है भैया नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो रहे हैं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इधर वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन। रदरफोर्ड ने बोला ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगा, ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस हमारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। चेक करो ये इक्वेशन समझ में आई है। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक लिख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं। तो एक बार रिपीट कर देता हूं। रदरफोर्ड ने बोला dn/dt का मतलब डिसइंटीग्रेशन, कि हमारे न्यूक्लियस टाइम के हिसाब से टूट रहे हैं, और यही चीज नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा न्यूक्लियस रिड्यूस होंगे। तो जो ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, मैं कह सकता हूं कि ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच रहे हैं। अगर ज्यादा न्यूक्लियस बच रहे हैं तो मतलब हमारे कम न्यूक्लियस टूटे हैं, तो मतलब हमारे इसकी लाइफ ज्यादा होगी। और अगर n की वैल्यू कम आ रही है बहुत, तो मतलब हमारे ज्यादा न्यूक्लियस टूट रहे हैं, ज्यादा न्यूक्लियस टूट रहे हैं तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। चलो सबने लिख लिया है, आगे बढ़ता हूं। बहुत सिंपल सा स्टेप से चेक करते जाना। भैया dn और हमारे पास था बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब क्या कर दो, dt इधर ले जाओ और n को इधर ले आओ, मतलब n वाले टर्म्स को सेम जगह और dt को दूसरी जगह। तो हमारे पास हो जाएगा dn/n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, और इधर आ जाएगा, या तो इधर लगा दो नेगेटिव साइन या इधर लगा दो। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करके क्या लगाना होता है, हमेशा एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो इधर हमने यहाँ पे लगा दिया इक्वल्स टू साइन और एक कांस्टेंट लगा दिया। भैया जैसे मैंने कहा नेगेटिव साइन जहां मर्जी लगा दो, तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहे हैं। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो भैया जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो चेक करो लिमिट्स क्या लगेगी। भैया तो हमें पता है जब हमारे पास टाइम, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, जब हमारे पास टाइम 0 था इनिशियली, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट थे हमारे पास, N naught. n नॉट। तो भैया यहाँ पे रख दो वैल्यू t की 0। जब टाइम 0 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n नॉट। जब टाइम कुछ ना कुछ t हो गया, जब कुछ ना कुछ टाइम t हो गया, तो हमारे न्यूक्लियस कितने बच रहे हैं, n। तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे n कि भैया जब टाइम t हो गया तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस बच रहे हैं n। अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा आपको सिंस मेडिकल वाले हो तो शायद से इंटीग्रेशन इतना ज्यादा ना आता हो, तो चेक करना। भाई मेरे को बताओ dx/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x to the base. भाई वेरी गुड, log x। लेकिन log होता है बेस e, जिसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। तो इधर भी यही होगा, इधर हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग और ये हो जाएगा हमारे पास n,
और यहाँ पे हमें लिमिट्स लगानी पड़ेगी n नॉट से लेके n तक। यहाँ पे माइनस लैम्डा, सिमिलरली मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाएगा? सर टी। वेरी गुड, सिर्फ x हो जाएगा, सिर्फ x है ही नहीं पहले, एक्स स्क्वायर जो कह रहा है भैया वो ये होता है x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने बस इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछा, तो वो सिर्फ x हो जाएगा। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा? सिर्फ t हो जाएगा, और लिमिट्स लगेगी 0 से लेके t तक। प्लीज नोट डाउन करना। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास एल एन एन माइनस एल एन एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। भैया लॉग ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, सॉरी लॉग ए, बिल्कुल log a upon b। तो ये हो जाएगा एल एन एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। अभी यहां तक खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं भैया, हम इधर एक साइड लॉग आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड एंटी लॉग ले रहा हूं, दोनों साइड एंटी लॉग ले रहा हूं, तो इधर से लॉग हट जाएगा, इधर बचेगा n बाय एन नॉट, लेकिन इधर आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल, तो हमारे पास हो गया एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। भैया फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले से पहले तो ये समझो क्या हम कॉन्क्लूड करना चाह रहे हैं, क्या रदरफोर्ड ने कॉन्क्लूड किया। रदरफोर्ड ने ये बोला कि भैया जो ये डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, क्या ये लीनियर प्रोसेस है? मतलब क्या चीजें ऑर्डर में डिक्रीज हो रही हैं? नहीं, चीजें ऑर्डर में डिक्रीज नहीं हो रही हैं भैया, बल्कि हमारा जो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ कि भैया सपोज इधर मैंने लिया टाइम और इधर मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो पहले हमारे पास न्यूक्लियस कितने थे? पहले हमारे पास न्यूक्लियस n नॉट थे, तो पहले तो न्यूक्लियस बहुत जल्दी जल्दी टूटेंगे, इनिशियली जो न्यूक्लियस है वो बहुत जल्दी टूटेंगे, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियस के जो टूटने का प्रोसेस है वो भैया बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम लेगा। मतलब जो हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेंगे। भैया क्या ये वाली चीजें क्लियर हुई है? Yes, sir. गुड। और ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले पे ही सारा काम चलेगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। n इक्वल्स टू एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पे ये जो लैम्डा है ये हमारा कहलाता है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एलिमेंट पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। प्रतिभा ग्राफ एक बार रिपीट कर रहा हूं। प्रतिभा हमें पता चल गया एन नॉट तो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये टी टाइम है, तो अगर मेरे को टाइम की वैल्यू पता हो और एन नॉट की वैल्यू पता हो तो मैं एन निकाल सकता हूँ। लेकिन हमने देखा हमारे जो न्यूक्लियस है वो डिक्रीज तो हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो न्यूक्लियस डिक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन क्या ये न्यूक्लियस एक प्रॉपर लीनियर ऑर्डर में डिक्रीज हो रहे हैं? लीनियर ऑर्डर का मतलब पता है क्या है? समझ लो कि अगर ग्राफ इस तरीके से बनता, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 1 मिनट के अंदर 10 न्यूक्लियस टूट रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर और कितने न्यूक्लियस टूट जाएंगे? 10 और न्यूक्लियस टूट जाएंगे, तो टोटल 2 मिनट के अंदर कितने न्यूक्लियस टूट चुके होंगे? 20। ऐसे ही टोटल 3 मिनट के अंदर कितने न्यूक्लियस टूट चुके होंगे? 30। तो देखो ये प्रॉपर ऑर्डर में हो रहा है, इसे कहते हैं लीनियर। लेकिन इधर हमारे पास, अच्छा ग्राफ से पहले के करने हैं, ठीक है, तो एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो हमें दिख रहा है कि ग्राफ लीनियर नहीं है, तो इसको तो कहानी को छोड़ दो। हमें पता चला कि हमारे फॉर्मूले में एक्सपोनेंशियल आ रहा है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि हमारी चीजें इनिशियली बहुत जल्दी जल्दी होंगी और थोड़े टाइम बाद फिर चीजें बहुत धीरे, बहुत ज्यादा स्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
जैसे याद है आपको, मैंने, इधर सुनो, याद है अगर आपको, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सॉरी, वो तो आपको राकिब सर ने पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। भैया आपकी फोन की जो बैटरी है, आपकी फोन की बैटरी कैसे डिस्चार्ज होती है? आपकी फोन की बैटरी भी एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज होती है। अगर आप कभी भी नोटिस करना, आपकी बैटरी अगर फोन की 100% है तो 100% से बहुत जल्दी तक वो लोअर नंबर पे आ जाएगी, 40 और 30% पे। लेकिन उसके बाद 30 से लेके स्विच ऑफ होने वाली कंडीशन, वो अच्छा खासा खींचता है। क्या किसी ये नोटिस किया है? Yes, sir. सेम चीज चार्जिंग के केस में भी होता है। चार्जिंग के केस में पहले तो बैटरी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है 80% तक अप्रॉक्स, उसके बाद 80 to 100% चार्ज होने में उसको वो प्रॉपर टाइम लगता है। तो ये सब चीजें होती है एक्सपोनेंशियल, कि भैया पहले तो बहुत फास्ट हो रहा है और फिर बाद में धीरे धीरे बहुत ज्यादा प्रोसेस स्लो हो गया है, बहुत प्रोसेस स्लो हो गया है, तो इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो भैया लास्ट के 2 स्टेप रिपीट कर रहा हूं। भैया ये वाला स्टेप रिपीट करना है क्या? No, sir. नहीं, मैसेज में भी किसी ने बोला ना कि ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप रिपीट करना है क्या? Yes, sir. ठीक है भैया, हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? log n माइनस log n नॉट, मतलब नेचुरल लॉग था ये इसलिए nl लिख रहा हूं, n नॉट इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमने एक आइडेंटिटी लगाई है log a माइनस log b की, और वो आइडेंटिटी होती है log a बाय b, तो ये हो जाएगा ln n बाय n नॉट, और ये माइनस लैम्डा टी। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन डिवीजन। डिवाइड। ऐसे ही प्लस का रिवर्स ऑपरेशन क्या है? माइनस। ऐसे ही लॉग का इनवर्स रिलेशन क्या है? इनवर्स ऑपरेशन एंटी लॉग। एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इधर अगर मैं दोनों साइड, मतलब ये अज्यूम कर लो कि मैं दोनों साइड एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर एक्सपोनेंशियल लिया, इधर भी एक्सपोनेंशियल लिया, तो एक्सपोनेंशियल और लॉग कट गए, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा? अगर दोनों साइड एंटी लॉग लूंगा तो n बाय n नॉट, इधर से लॉग कट गया, लेकिन इधर एक्सपोनेंशियल पे पावर चली जाती है, दैट इज माइनस लैम्डा। अब बस इधर मैंने n नॉट मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई है n इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा। क्या क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो ये अब एक बार बता दो, क्या मेरे को फिर से किसी के लिए ग्राफ रिपीट करना है? No, No, sir. sir. तो जैसे कंप्लीट हो जाए बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो वेरी गुड। Done, sir. डन। अब यार अभी जैसे मैंने बोला भैया हमारे पास लैम्डा क्या है? हमारे पास लैम्डा एक डिके कांस्टेंट है, लेकिन इस लैम्डा का सिग्निफिकेंस क्या है? क्या है ये लैम्डा, क्या वैल्यू आएगी इसकी? तो आओ चेक करते हैं लैम्डा क्या है। भाई हम एक क्या काम कर रहे हैं, हम लैम्डा को ऐसे ही 1/t के बराबर रख रहे हैं और चेक कर रहे हैं फिर क्या आंसर्स आते हैं हमारे पास। तो आओ सब्स्टिट्यूट करते हैं। भैया हमारे पास फॉर्मूला था n इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो जरा लैम्डा को 1/t रखो, तो अगर मैं लैम्डा को 1/t रख रहा हूं और ये, तो ये दोनों t कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल पे कितनी पावर बचेगी? -1। एक्सपोनेंशियल पे पावर -1 बच रही है, तो मतलब ये चले जाएगा डिनोमिनेटर में n नॉट बाई e। अब भैया e की वैल्यू कितनी होती है? किसी को पता है क्या एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 2.718. भाई वेरी गुड, 2.718। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे आगे फिर से,
तो भैया हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 0.368 n नॉट, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2.718 कर दिया मैंने। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हुआ या रिपीट करना है किसी के लिए? क्लियर। क्लियर है। तो यार इससे क्या पता चला कि जो बेसिकली मेरा n है वो 36% ऑफ n नॉट है, मतलब मेरे पास 36% अप्रोक्सीमेटली 36 कर दिया मैंने राउंड ऑफ में, 36% न्यूक्लियस बचे हैं। तो मतलब कितने न्यूक्लियस, कितने परसेंट न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं? तो इसका मतलब हमारे 64%, भैया 64% न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं और 36% बचे हैं। तो यही सिग्निफिकेंस है लैम्डा का। भैया अब लैम्डा की इससे एक डेफिनेशन मिल गई। क्या डेफिनेशन मिल गई लैम्डा की? कि भैया लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये टाइम का रेसिप्रोकल है। और कौन सा टाइम? ये उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में हमारे 64% न्यूक्लियस टूट चुके होंगे और 36% न्यूक्लियस बचे हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है भाई, मैं कह रहा हूं कि पहले मेरे पास 100 न्यूक्लियस थे स्टार्टिंग में, और मैंने कहा कि भैया सपोज 20 मिनट में, 20 मिनट के अंदर मेरे 64 न्यूक्लियस टूट गए और मेरे पास 36 न्यूक्लियस बचे हैं, 36 न्यूक्लियस बचे हैं। तो मतलब हमारे 64 टूट गए, 64% टूट गया और 36% बचा। तो ये तो वो टाइम हो गया। अगर अब मैं इस टाइम का इनवर्स कर दूं तो भैया ये हमें किसकी वैल्यू दे देगा? ये हमें लैम्डा की वैल्यू दे देगा। तो भैया ये चीज याद रखना, लैम्डा का असर्शन और रीजन में ये सब पूछा जाता है कि बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट बेसिकली 1 बाय टाइम का, सॉरी मतलब टाइम का रेसिप्रोकल है, 1 बाय टाइम है, जिसपे हमारे 64% न्यूक्लियस टूट चुके होंगे। तो लैम्डा का एसआई यूनिट क्या होगा? लैम्डा का एसआई यूनिट सेकेंड इनवर्स होगा, 1 बाय टाइम सेकेंड इनवर्स। चलो कर लो यहां तक। डन सर। डन, बढ़िया। Done, sir. चलो भाई वेरी गुड। अब सिमिलरली हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल सा ही है। डन, वेरी गुड। भैया हमारे पास सिंपल सा ही है, और वो क्या है भैया? हाफ लाइफ। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, हाफ लाइफ, फुल मीन लाइफ। यस सर। बिल्कुल। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ का मतलब हम वो टाइम निकालना चाह रहे हैं जिसपे हमारे 50% न्यूक्लियस टूट चुके होंगे। आई रिपीट, हम वो टाइम फाइंड करना चाह रहे हैं जिसपे हमारे 50% न्यूक्लियस टूट चुके होंगे और 50% न्यूक्लियस रिमेनिंग होंगे। तो मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास इस टाइम को हम इंडिकेट करेंगे टी हाफ से, और ये वो टाइम है जिसपे हमारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस n नॉट बाय 2 होंगे, 50% टूट चुके होंगे। बिल्कुल, वेरी गुड सीजन। तो बस फिर से आपके पास फॉर्मूला है, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अब की बार। तो भैया हमारे पास आएगा n इज इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो देखो अल्टीमेटली हम घूम फिर के बार बार इसी फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं। n की वैल्यू कर दो n नॉट बाय 2 कि भैया 50% डिक्रीज हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा, और अब स्मॉल टी की जगह हम इसको लिखेंगे टी हाफ। भैया हम इस टी हाफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो ये n नॉट टूट गया, मतलब सॉरी कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास बच रहा है 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। पहले एक बार चेक करो यहां तक का स्टेप क्लियर है? यस सर। यस। गुड। अब एक बार बताओ, अगर मेरे पास पहले ऐसी इक्वेशन आ रही थी तो भैया मैंने इस लॉग को हटाने के लिए क्या किया था? एंटी लॉग लिया था, और इस एंटी लॉग की वजह से यहां से लॉग हट गया था और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया था। तो भैया अब यही सेम काम उल्टा कर दो। यहाँ पे मेरे पास ई आ रहा है, तो इस ई को हटाने के लिए मैं क्या करूं? Log. वेरी गुड, दोनों साइड लॉग ले लो। तो आपके पास आएगा भैया नेचुरल लॉग, याद रखना नेचुरल लॉग आएगा ये। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ln 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी हाफ। अब मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन हटाना चाह रहा हूं मैं। तो नेगेटिव साइन हटाने के लिए भैया हमारा मेथड कहता है कि इसकी जो
वैल्यूज हैं उसको इंटरचेंज कर दो, a बाई बी को b बाई ए लिख दो, तो हमारे पास हो जाएगा ln2 लैम्डा t हाफ। तो भैया मेरे को बता दो यहां से t हाफ की वैल्यू कितनी आ गई, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या चीजें क्लियर हुई हैं भाई? Yes, sir. So भैया अब नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है या बतानी पड़ेगी? तो ये क्वेश्चन में गिवन भी होगी, बाकी याद रख लेना ln2 की वैल्यू होती है 0.693। नेचुरल लॉग की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लॉग बेस 10 और 2 की बात करोगे तो 0.310 होती है। तो मेरे पास नेचुरल लॉग है, मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं इसको। तो भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जो आपको याद रखना है, 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप फर्स्ट वाले पिछले वाली स्लाइड से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ आ जाएगी। ये क्लियर हुई है चीजें? Yes, sir. yes, sir. वेरी गुड, कंप्लीट करो। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुको। चलो भाई इसी में आगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, बस दो छोटी चीजें और बची हैं। तो एक बार मेरे को फिर से बता दो हाफ लाइफ का मतलब क्या था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ? दोबारा रिपीट करके बताओ क्या था हाफ लाइफ। सर हाफ लाइफ ये वो टाइम था जिसमें हमारे जो न्यूक्लियस थे वो इंटीग्रेट हाफ टाइम में हो गए, मतलब 50-50% हो गए। 50-50% हो रहे हैं, ठीक है। तो यार मेरे को बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास इनिशियली, चेक करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सपोज मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने थे पहले, n नॉट। तो मेरे को बताओ एक वन हाफ लाइफ में, मतलब एक सिंगल हाफ लाइफ की बात करी है हमने, इसके अंदर मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई होगी, n नॉट बाय 2। by 2. सिमिलरली अगर अब मैं बोलूं टू हाफ लाइफ, कि भैया मैंने दो हाफ लाइफ की बात करी, तो इसके अंदर अब n की वैल्यू कितनी हो गई होगी? सर n नॉट बाई And 4। not. सिमिलरली थ्री हाफ लाइफ में वैल्यू कितनी हो गई होगी? एन नॉट बाई 6। n नॉट बाय, हाँ बोलो बोलो, n नॉट बाय, 6। मतलब आप नहीं समझे जो मैं समझाना चाह रहा था। भाई हमारी वैल्यू 50-50% रिड्यूस होगी। एग्जाम्पल मैंने कहा कि फिर से भैया मेरे पास सपोज 100 न्यूक्लियस है पहले, या और इसको बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, सपोज मेरे पास 200 न्यूक्लियस है पहले। तो मेरे को बताओ एक हाफ लाइफ में कितने न्यूक्लियस बच गए होंगे हमारे पास? 100, इसके आधा। अब ये n नॉट की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा, अब ये n नॉट की वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अगर मैं एक और हाफ लाइफ लूं तो अब इसका आधा होगा, तो इसका आधा अब कितना हो जाएगा? 50। तो मैं ये कहूंगा टू हाफ लाइफ में इसकी वैल्यू n नॉट बाय 4, मतलब 200 बाय 4 50 हो गया। सिमिलरली थ्री हाफ लाइफ में अब बताओ वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 25। तो 25 का मतलब हो गया भैया 208। तो मतलब आपको बेसिकली हाफ हाफ मल्टीप्लाई करना है। n नॉट में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू, इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू। सिमिलरली अगर अब मैं आपसे पूछूं 4 हाफ लाइफ में कितनी वैल्यू हो जाएगी? n नॉट ओवर 16। 16. भाई वेरी गुड। तो क्या आप इसमें एक पैटर्न बना के देख सकते हो? भैया ये तो मैं नंबर लिखे जा रहा हूं इधर, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ। सिमिलरली अब मैं आपको नंबर नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि मेरे को बताओ n हाफ लाइफ के बाद मेरे पास कितने न्यूक्लियस बचेंगे?
बताओ। n नॉट बाई 2n। तो भाई वेरी गुड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू n नॉट, और हमारी 2 की पावर बढ़ते जा रही है, तो हमारे पास 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये n हो जाएगी। एक बार चेक कर लो क्या ये चीज क्लियर हुई है। Yes, sir. sir. एग्जाम्पल अगर मैं 2 हाफ लाइफ बोलूंगा तो इधर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो देखो इधर 4 आ रहा है। अब ऐसे अगर मैं कहता 3 हाफ लाइफ, तो आप 2 के ऊपर 3 कर देते, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ऐसे ही 4 हाफ लाइफ का मतलब 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16, तो देखो इधर 16 आ रहा है। तो आपको क्या ये जनरल पैटर्न, जनरल रिलेशन समझ में आ गया। Yes, sir. sir. तो यही फॉर्मूला बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है कि n इज इक्वल टू n नॉट, उन्होंने इसको लिखा 1/2 और यहाँ पे लिख दी पावर n, यहाँ पे लिख दी पावर n। अब ये n की वैल्यू क्या होगी भाई, n की वैल्यू क्या होगी, n का मतलब है कितनी हाफ लाइफ लग गई, है ना भाई, n की वैल्यू का मतलब क्या है, कितनी हाफ लाइफ लग गई। तो भैया हमारे पास ध्यान देना, हमारे पास फॉर्मूला होता है n इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया n हाफ लाइफ के बाद ये वैल्यू हो गई होगी n नॉट 1/2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। No, sir. No, sir. n नॉट से n नॉट कट गया भैया, उसको रिलेशन में यूज कर लेंगे। तो बेसिकली मैं यहां से पावर्स को कंपेयर करके जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे पास t की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास t की वैल्यू होगी n इंटू हाफ लाइफ। जैसे नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं, उससे समझने की कोशिश करो। फिर से वही वाला एग्जांपल लो भैया, मैंने कहा 200 का हाफ लाइफ, नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे 100, फिर से एक और हाफ लाइफ ली तो मेरे पास आ गए 50, एक और हाफ लाइफ ली तो मेरे पास आ गए 25। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि भैया टोटल कितना टाइम लगा 200 से 25 आने में। मैं टोटल टाइम पता करना चाहता हूं कि 200 से 25 आने में कितना टाइम लगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये टोटल टाइम, भैया आप ऐसे तो लिखोगे कि आपकी कितनी हाफ लाइफ हुई है 3, और इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उस हाफ लाइफ की वैल्यू से। क्या भैया ये चीजें समझ में आई Yes. Yes, sir. कि भैया कितनी बार हाफ लाइफ यूज करी 3, और एक हाफ लाइफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे कि एक हाफ लाइफ 20 मिनट की है, 2 मिनट की है, 1 मिनट की है, कितनी है, तो उससे आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो भैया इधर मैं कह रहा हूं n हाफ लाइफ, तो n हाफ लाइफ की जगह मैं यहाँ पे 3 की जगह क्या कर दूंगा, बस n इंटू टी हाफ। क्या ये चीज समझ में आई है आपको। Yes, Yes, sir. तो यहाँ से n की वैल्यू क्या लिख सकते हो, क्या n की वैल्यू t/t हाफ लिख सकता हूं। Yes, sir. तो बस यही चीज हमने पीछे वाले फॉर्मूले में कर रहे हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर से चेक कर लो भाई। हमारे पास फॉर्मूला आया कि आफ्टर n लाइफ, आफ्टर n हाफ लाइफ हमारे पास होगा n इक्वल्स टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। लेकिन बस इधर मैं लिख दूंगा n इक्वल्स टू n नॉट 1/2, और n की जगह मैं लिखूंगा t टोटल टाइम डिवाइडेड बाय t हाफ। जहां पे आप लिख सकते हो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है n इंटू टी हाफ। ये पूरा कंप्लीट कर लो और इसको स्टार मार्क कर लो। स्टार इसलिए मार्क करा रहा हूं क्योंकि भैया ये हमारा सबसे ज्यादा है ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। done. डन, वेरी गुड। जतिन वेट, बिल्कुल। डन, चलो बस बचा लास्ट फॉर्मूला। डायरेक्टली कोई दिमाग नहीं लगाया जिसमें। भैया लास्ट चीज है हमारे पास मीन लाइफ। तो मीन लाइफ का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, टोटल लाइफ, टोटल लाइफ। लेकिन टोटल लाइफ हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि चीजें तो एक्सपोनेंशियली हो रही हैं, तो पहले तो बहुत फास्ट होगा,
फिर वो इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम हो जाएगा, तो ऐसे तो हम मीन लाइफ नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर मीन एवरेज लाइफ निकाल रहे हैं। तो मीन लाइफ को हम डिनोट करेंगे टो से, जैसे हाफ लाइफ को हमने टी हाफ से डिनोट किया है, मीन लाइफ को हम डिनोट करेंगे टो से। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियर। भैया ध्यान देना, सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल द न्यूक्लियर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे किसी काम की नहीं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। तो भैया फॉर्मूला याद रखो जिसपे हमारा डायरेक्ट वर्क होगा। मीन लाइफ इज इक्वल्स टू, इसको हमने फाइंड किया है हाफ लाइफ के टर्म्स में, टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.693। क्या भैया ये फॉर्मूला याद रहेगा? Yes, sir. बढ़िया, कर दो। Crystal clear, very good, Tanisha madam. Done, sir. डन। तो चलो भाई क्वेश्चन करने लग जाएं इस पे। Yes, sir. Yes, sir. भैया जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है मोस्टली यही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, और चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल। मेरे को किसी भी एक मटेरियल की रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ फाइंड करनी है। उसने क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसने बोल रखा है कि इफ द एक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, if the activity of the material drops to 1/16th of its initial value in 30 years. एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन चेक कर लो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसकी जो एक्टिविटी है वो 1/16th ड्रॉप हो गई है, 1/16th टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। और ये 1/16th कितने सालों में हुआ, कितने टाइम में हुआ? 30 इयर्स में हुआ। तो मेरे को बताना है इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की हाफ लाइफ कितनी है। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो भैया पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन सब अपने आप सॉल्व करोगे। भैया ठीक है? Yes, sir. डन। एक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स का मतलब क्या है? मतलब है कि भैया मेरे को n के बारे में बोला हुआ है। एक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स मतलब मेरा कितने न्यूक्लियस बचे हैं, तो इसके हिसाब से मेरे कितने न्यूक्लियस बचे हैं? 1/16th ऑफ इट्स इनिशियल नंबर। और इनिशियली हम हमेशा कितने न्यूक्लियस लेते हैं? n0। तो मतलब ये कह रहा चाह रहा है कि भैया हमारी n की वैल्यू n0/16 है। क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. अब मेरे को निकालनी है हाफ लाइफ, मेरे को निकालनी है हाफ लाइफ। तो भैया सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पीछे आ जाओ भैया। सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो भैया मेरे को बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है? तो मैं लिखूंगा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n इज इक्वल्स टू, भैया याद है ना क्या था? n इज इक्वल्स टू n0 1/2 टू द पावर N. भाई वेरी गुड। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को n की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। यहाँ पे लिख देता हूं फिर से, n इज इक्वल्स टू n0 1/2 टू द पावर n। तो n0 की मतलब n की वैल्यू रखो यहाँ पे और मेरे को बताओ भैया कितना आएगा n, स्मॉल n।
तो यहाँ पे रख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ कि भैया इसकी वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास n0/16 इज इक्वल्स टू n0 1/2 टू दी पावर n। n0 कट गया तो भैया 2 के ऊपर क्या पावर रखूं जिसे 16 बन जाए, वो 4। तो हमारे पास n की वैल्यू मिल गई है। अब मेरे को बताओ कि ये जो 1/16 हुआ ये टोटल कितने टाइम में हुआ? 30 सालों में। तो भैया टोटल टाइम, हमें टोटल टाइम पता है 30 इयर्स, मेरे को n की वैल्यू पता है 4। अभी तो एक रिलेशन बताया था कि टोटल टाइम हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू टी हाफ। क्वेश्चन ने टी हाफ निकालने के लिए पूछा है, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बाय नंबर ऑफ लाइफ। टोटल टाइम है 30, नंबर ऑफ लाइफ है 4, तो हमारे पास आंसर आ गया कि भैया हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ 7.5 ईयर्स। बिल्कुल ऋतिका सही। चेक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार रिपीटिव आया हुआ है। क्या आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ? Yes, sir. बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करोगे, बस यही पैटर्न है क्वेश्चन का मेनली। चलो तो मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सबने कंप्लीट कर ही लिया होगा। प्रीवियस स्लाइड दिखानी है, सिजल ये प्रीवियस स्लाइड। Done, sir. चलो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रेडियम की, उसने बोला है कि हमारे पास रेडियम है और इस रेडियम की हाफ लाइफ गिवन है दैट इज 1600 इयर्स। तो देखो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि भैया इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी करने की परमिशन मिल जाए तो मतलब भैया बिल्कुल लाइफ टाइम तक के लिए एनर्जी का जुगाड़ हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने टाइम बाद, मतलब वो पूछ रहा है टी की वैल्यू, कितने टाइम बाद हमारे 25% ऑफ द न्यूक्लियस विल रिमेन अनडिकेड ऑफ रेडियम न्यूक्लियस रिमेन अनडिकेड। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया है या किसी के लिए रिपीट करना है? हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है 25% न्यूक्लियस बचे रहे हैं, मतलब बचे रहने चाहिए। तो मतलब आपको n की वैल्यू दे रखी है 25% ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियर और हाफ लाइफ दे रखी है। अब की बार उल्टा है, पिछली बार क्या था, टोटल टाइम दे रखा था और हाफ लाइफ पूछा था। अब की बार एग्जैक्टली उल्टा क्वेश्चन, आपको हाफ लाइफ दे रखा है और टोटल टाइम पूछ रहा है। तो ट्राई टू कैलकुलेट, स्टेप सारे सेम है। ऋतुका मैडम बिल्कुल सही आंसर आया आपका, वेरी गुड। सुजल आपने क्वेश्चन को नहीं समझा, मैं टाइम पूछ रहा हूँ, टोटल टाइम। डेफिनेटली हाफ लाइफ अगर 1600 है तो टोटल टाइम तो इससे ज्यादा ही आएगा। नहीं अस्मिता, चलो आपको स्टेप लिख के बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को बताओ 25% न्यूक्लियस बच रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी लिखूं? n0/4। अरे भैया 25% का मतलब क्या हो गया, 25/100 इंटू n0। 25/100 कितना होगा, n0/4। आपको n की वैल्यू दे रखी है और आपको फॉर्मूला पता है n इक्वल्स टू n0 1/2 टू दी पावर n। तो फिर से यही करो कि पहले n की वैल्यू निकाल लो, तो इस वैल्यू को यहाँ फेंको और n स्मॉल n की वैल्यू, नंबर ऑफ लाइफ्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ लाइफ्स कितनी आएंगी। तो भैया यहाँ पे मैं लिखूंगा n0/4 इज इक्वल्स टू n0
1/2 टू दी पावर n, स्मॉल n। तो भैया 2 के ऊपर कितनी पावर रखो जिससे 4 आ जाए? 2। तो मेरे को पता चल गया कि नंबर ऑफ लाइफ्स कितनी हो गई हैं? 2 है, मतलब 2 हाफ लाइफ। अरे एक हाफ लाइफ का टाइम 1600 है, तो 2 हाफ लाइफ का कितना टाइम हो जाएगा? 3200. 3200। तो आप लिखोगे टोटल टाइम इज इक्वल्स टू n इंटू टी हाफ विच इज 2 इंटू 1600। तो भैया हमारे पास टोटल टाइम आ गया 3200 ईयर्स। भाई मेरे को तो लगा ये क्वेश्चन सिंपल होगा, आप सब लोग फटाफट सॉल्व कर दोगे। मेरे इजी तो था. परसेंटेज को कन्वर्ट करने में कंफ्यूजन रह गई है आपकी। Done, sir. वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। वो कह रहा है हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कोई, और इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ गिवन है 20 सेकेंड्स। ठीक है, 20 सेकेंड पर जरा सी है। क्या क्या फाइंड करना है इतनी सी इंफॉर्मेशन पे? भैया डीके कांस्टेंट फाइंड करना है। दूसरा पार्ट है कि हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द सैंपल टू डीके बाय, यहां लिख रहा हूं पूरा, टाइम टेकन, टोटल टाइम फाइंड करना है, मतलब फॉर द सैंपल टू डीके बाय 7/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। 7/8 डीके कर रहा है, तो भैया आपका रिमेनिंग कितना बचेगा? अरे 7/8 अगर डीके कर रहा है तो कितना बचेगा? 1/8. 1/8, बिल्कुल। तो मतलब अगर आप देखो ये क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं है इतना, तो मैंने आपको बता दिया। मतलब सेकेंड पार्ट के लिए वो n की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 1/8 इंटू n0/8 बोल रहा है वो। तो उसके लिए हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल दो सिंपल से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, फटाफट कैलकुलेट कर दो। चलो भाई, वेरी गुड, सबके आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। भाई फटाफट बता देता हूँ कि अरे बिल्कुल सही। भैया यहाँ साइड में सोल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया था टी हाफ का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, 0.693 बाय लैम्डा। तो अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज 20 सेकेंड्स। तो आप इसको सॉल्व कर ही लोगे, कितना आएगा भैया? 0.34. 0.03 अप्रोक्स, 0.034. Yes, sir. क्योंकि 20 है ना, इसे एक डेसिमल और कम हो जाएगा। तो 0.034 सेकेंड इनवर्स फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट भैया जैसे मेरे को दिख रहा है इधर n की वैल्यू n0/8 आ रही है, तो सीधे सीधे स्मॉल n की वैल्यू तो डायरेक्टली पता चल गई ना, 3, कि भैया 2 के ऊपर कितनी पावर रखो जिससे ये 8 बन जाए, 3। तो बस हो गया भैया। आपको क्या निकालना था? आपको टोटल टाइम निकालना था। तो टोटल टाइम इज 3 इंटू टी हाफ विच इज 3 इंटू 20। तो हमारे पास ये आ गया भैया 60 सेकेंड्स। 1 minute. 1 मिनट, बिल्कुल सही, बढ़िया। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना भैया, यही पैटर्न है, इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना।
और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे हम अपना नया टॉपिक, दैट इज सेमीकंडक्टर्स।